गुड इवनिंग। नमस्कार सर। गुड इवनिंग चलिए सर। डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज आप लोग को क्या क्या कंप्लीट करना है। एक तो अनलॉफुल असेंबली और कॉमन ऑब्जेक्ट और आप लोग को पनिशमेंट जो 53 से लेकर 75 में दिया गया है। ये सारे क्वेश्चन प्री में आते हैं, ध्यान रखिएगा। आदित्य आपके साथ एक पढ़ते थे सिद्धार्थ गौतम, मुरादाबाद, यस सर। याद है? यस सर। पहले शुरू में। यस सर यार। इनका भी एपीओ में हो गए हैं, सिद्धार्थ गौतम। देखिए सबसे पहले हम लोग ये जाने कि अनलॉफुल असेंबली क्या होता है। आवाज आ रही है ना आप लोग को? कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। आवाज आ रही है मोहित? यस सर, आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है? सर आ रही है इधर आवाज आपकी। आदित्य आवाज बोलो जरा। यस सर, आ रहा है। नहीं आ रही है, क्या बात है? सर आपका सर आवाज आ रहा आपकी है। आवाज आ रही है। आप लोग की आवाज नहीं आ रही है। हमारी आवाज आ रही है आप लोग को? यस सर। लेकिन आप लोग की आवाज नहीं आ रही भाई। अब तो ऑन है। चलिए हम बोलते हैं आप लोग की आवाज आज नहीं आ रही है। अब जरा बोलिए आप लोग। अभी किसी का मोहित आवाज नहीं आवाज है, आ सुनिए जरा। आप लोग बोलिए जरा कुछ। यस सर, यस आवाज आ सर। रहा है आपका। हेलो, अब आ रही है सर? नहीं मोहित, नहीं आ रही आपकी आवाज। सर रिकनेक्ट कर लीजिए अगर हो आपकी मेरी आवाज आ रही है। नमस्कार। सर को आवाज नहीं पहुंच रही है विजय जी। सर नमस्कार। क्या प्रॉब्लम है? सर को आवाज नहीं पहुंच रही है। सर नहीं, आप रिज्वाइन लोग कर की लो, कुछ रिज्वाइन। आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है। टेक्निकल इशू है क्या सर? टेक्निकली इशू होगा कुछ। सर रिजॉइन कर लीजिए। सर अब आ रही है? अब आ रही है सर? फिर डैडी को नंबर। चलिए देखिए हम आप लोग को दो मिनट जरा वेट करिए, देखते हैं।
हर्षित ये बताओ, हमारी आवाज़ तो इन लोग को सुनाई पड़ रही है, इनकी इनकी आवाज़ हमको नहीं सुनाई पड़ रही है। नहीं, वॉल्यूम तो 97 पर है, स्पीकर है वो 97 है। हाँ, स्पीकर अभी हम ऑफ किए ना, अभी तो आनी था, आप तुमसे बात करने के लिए ऑफ किए हैं। हाँ, नहीं माइक्रोफोन ना, ऑन तो है। अच्छा, अच्छा रुको, नहीं हर्षित हुआ, रुको एक सेकंड होल्ड किया रहो। हाँ मोहित, आवाज़ आई? हाँ, आपकी आ रही है सर। चलिए अब ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो गया। चलिए, इसलिए गूंगे बहरों की तरह पढ़ाने मज़ा नहीं आता। देखिए, सबसे पहले ये जानिए आप लोग कि जो असेंबली किसको कहते हैं। लॉ में असेंबली उसको कहते हैं जहां पर 5 होते हैं, 5 या 5 से अधिक लोगों को हम लोग कहते हैं असेंबली। जो असेंबली होती है, जमाव होता है, ये विधिपूर्ण भी होता है और अनलॉफुल भी होता है, लॉफुल भी होता है, अनलॉफुल भी होता है। देखिए कोई भी, यार घर बैठ जाओ, कह रहा हूँ फोन ऑन सुनो। विजय विजय वो करिए, म्यूट करिए। सॉरी सर, सॉरी। हाँ, जिसको डांट रहे थे वो अभी पहुंच जाएगा हमारे पास। तो देखिए, जो असेंबली होती है वो लॉफुल भी होती है, अनलॉफुल भी होती है। असेंबली कब लॉफुल होती है, कब अनलॉफुल होती है? जैसे अगर हम लोग कोई लॉफुल वर्क करने के लिए, विधिपूर्ण कार्य करने के लिए इकट्ठा होते हैं, तो वो असेंबली हम लोग की लॉफुल होती है। जैसे हम लोग शादी है, ब्याह है, ठीक है, या हम लोग 15 अगस्त मनाते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं, या आप छोटी क्लास में रहे होगे तो अपने कॉलेज में प्रेयर करते थे, तो ये सब लॉफुल है। और जब यही असेंबली कब अनलॉफुल हो जाती है, तो देखिए जब हम लोग कोई असेंबली करना चाहते हैं, वो भी पब्लिक प्लेस पर, हम लोग कोई सभा करना चाहते हैं, सम्मेलन करना चाहते हैं, तो सभा करना, सम्मेलन करना हम लोगों को मिला है फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 19 के सब क्लास फर्स्ट में। संविधान के अनुच्छेद 1 में 6 प्रकार का हम लोग को फंडामेंटल राइट है, उसमें से एक राइट है असेंबली का। तो जब हम लोग कोई असेंबली करना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा, जो पुलिस एक्ट है, पुलिस अधिनियम 1861 का, जो होल द इंडिया में लागू होता है, उसमें यह कहा गया है कि जब कभी आपको कोई सभा करना है, सम्मेलन करना है, तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। आपको उस असेंबली के पर्पस को बताना पड़ेगा कि हम क्यों असेंबली करना चाहते हैं। आपको ये बताना पड़ेगा कि असेंबली में कितने लोग इकट्ठा होंगे, आपको बताना पड़ेगा असेंबली कितने टाइम के लिए चलेगी। तो उसी के अकॉर्डिंग फिर आप लोग को, जो लोग असेंबली के ऑर्गेनाइजर होते हैं, उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है, पुलिस की सुरक्षा। अब अगर वो असेंबली जिस पर्पस से बुलाई गई है वो पर्पस हट जाता है और उस असेंबली में कोई उत्तेजक भाषण होने लगते हैं, उस असेंबली में लोग हथियार लेके पहुंच जाते हैं, उस असेंबली में जाति सूचक शब्द बोले जाने लगते हैं, उस असेंबली में उत्तेजक बातें बोली जाने लगती हैं, तो ध्यान रखिएगा वो असेंबली हो जाती है अनलॉफुल असेंबली। तो जब अनलॉफुल असेंबली हो जाती है, तो इसको हम लोग कहते हैं धारा 141 सेक्शन 141 में ऑफेंस। उस असेंबली में जितने लोग इकट्ठा रहते हैं, उस असेंबली के जो ऑर्गेनाइजर होते हैं, सब के सब दोषी। अनलॉफुल असेंबली को जो डिफाइन किया गया है वो सेक्शन 141 में, और इसका जो पनिशमेंट दिया गया है 143 में। विधि विरुद्ध जमाव को धारा 141 में परिभाषित किया गया है और धारा 143 में दंड दिया गया।
अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति अनलॉफुल असेंबली का मेंबर है और वो व्यक्ति जो अनलॉफुल असेंबली का मेंबर है, अगर उस असेंबली से जुड़े किसी काम को करता है, जो अनलॉफुल असेंबली उसका कोई उद्देश्य होता है, जैसे आतंकवादी संगठन अनलॉफुल असेंबली है। है। अच्छा, कोई नक्सलवादी संगठन, वो भी है। कोई अगर गिरोह में आप शामिल हो जाते हैं, गैंग में, वो भी है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आप किसी अनलॉफुल असेंबली के केवल मेंबर हो गए, भले आप कोई ऑफेंस करो या ना करो, केवल मेंबर होना ही अपने आप में दंड। किसी समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई जा रही है। किसी अनलॉफुल असेंबली का मेंबर होना ही अपने आप में अपराध। किसी लॉफुल असेंबली का अगर आप मेंबर होते हैं, तब अगर आप बीजेपी की मेंबरशिप ले लेते हैं, समाजवादी के ले लेते हैं, कांग्रेस के ले लेते हैं, आम आदमी पार्टी के ले लेते हैं, तो कोई अपराध नो। नहीं। और लेते ही है। अभी हो सकता है कि आज या कल तक कोई ना कोई राजस्थान का बड़ा लीडर चला ही जाए बीजेपी में। देख रहे घमासान चल रहा है राजस्थान में। तो ये ध्यान रखना कि लॉफुल असेंबली में शामिल होना कोई ऑफिस नहीं। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज होती है या ढेर सारे एनजीओज हैं। जो एनजीओ में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वो कोई अनलॉफुल असेंबली है? एनजीओ का मेंबर होना कोई अपराध है? नहीं। नो। नहीं। लेकिन अगर हम अनलॉफुल असेंबली के मेंबर हो गए, तब ऑफेंस। केवल मेंबर होना ही ऑफेंस है। आप चाहे कोई ऑफेंस करो या ना करो, अगर आप अनलॉफुल असेंबली के मेंबर है तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। मान लीजिए विजय तिवारी, ये पता चलता है कि आप लश्कर ए तोयबा के मेंबर हैं और दिल्ली में अपना रूप रंग बदल कर रह रहे हैं। तो अगर विजिलेंस की रिपोर्ट आ जाती है कि विजय तिवारी लश्कर ए तोयबा के मेंबर है और दिल्ली में अपना रूप रंग बदल के रह रहे हैं, तो क्या आप अरेस्ट हो जाओगे? 100% अरेस्ट हो जाएंगे सर। अच्छा, ये भी बता दो, हो कि नहीं हो आप? नो सर, ऐसा नहीं है। चलो, तब अच्छी बात है। तो देखो, आप ये बचाव नहीं ले सकते कि मैंने तो कुछ किया नहीं। ध्यान रखिएगा, आप ये बचाव नहीं ले सकते, आप डिफेंस के नहीं लग सकते, मैंने तो कुछ किया नहीं। तो इसीलिए देखो, जो कॉमन ऑब्जेक्ट होता है, इसके भी 5 इंग्रेडिएंट्स हैं। जैसे कॉमन इंटेंशन जो आप लोगों ने सेक्शन 34 में पढ़ा था, उसके 5 इंग्रेडिएंट्स हैं। कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स थे कश्यप? सर, 2 से अधिक आदमी हो, मतलब 2 मतलब 5 आदमी से ज्यादा हो। और सर, 5 रुको है, याद नहीं है सर मेरे को पूरा। राजीव, आप बताइए, कॉमन इंटेंशन के 5 इंग्रेडिएंट्स क्या है? सर 2 और मोर पर्सन्स होने चाहिए सर, प्री अरेंज प्लान होने चाहिए, हाँ, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट लायबिलिटी होनी चाहिए, हाँ, और फिजिकल प्रेजेंस होना चाहिए सारे लोगों का, हाँ, और सेक्शन 34 इटसेल्फ नॉट एन ऑफेंस। नॉट ऑफेंस। आप लोगों ने अभी सुना कि जो कॉमन इंटेंशन है सेक्शन 34, वो अपने आप में कोई ऑफेंस नहीं है। लेकिन जो सेक्शन 149 है, ये अपने आप में खुद ऑफेंस है। अब जरा कॉमन ऑब्जेक्ट जो 149 में, इसके इंग्रेडिएंट्स को हम लोग पढ़ें। तो कंपैरेटिव स्टडी करिए। सेक्शन 34 के 5 इंग्रेडिएंट्स और सेक्शन 149 के 5 इंग्रेडिएंट्स। सेक्शन 34 का टाइटल है कॉमन इंटेंशन, सेक्शन 149 का टाइटल है कॉमन ऑब्जेक्ट। कॉमन इंटेंशन का पहला टाइटल है 2 और मोर पर्सन। कॉमन ऑब्जेक्ट का क्या टाइटल है?
5 or more person। ठीक है। दूसरा, जो कॉमन इंटेंशन है उसके लिए कहा गया है कि ज्वाइंट लाइबिलिटीज, प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट लाइबिलिटीज। यहाँ पे कहा गया प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटीज। कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटीज कोई है, जैसे आप लोग सुनते हो करे कोई भरे कोई, मुहावरा है, यानी कि अनलॉफुल असेंबली का कोई भी मेंबर कोई गलत काम करता है आप भी दंड पाओगे, इसलिए कि आप उसके मेंबर हो। इसी कहते हैं कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटीज। तीसरा है कि जो वहाँ पर है प्री अरेंज प्लान। कॉमन इंटेंशन में क्या है? प्री अरेंज प्लान। यहाँ पे क्या है? अनलॉफुल असेंबली का मेंबर। यहाँ पे क्या है? अनलॉफुल असेंबली का मेंबर। फोर्थ नंबर है सेक्शन 34 कोई ऑफेंस नहीं है। यहाँ पे कहा गया है कि सेक्शन 149 अपने आप में खुद ऑफेंस है, स्वयं अपराध। और 149 की एफआईआर भी होगी, 34 की कभी एफआईआर नहीं होती। याद आ रहा है सब? फिर कॉमन इंटेंशन में आपको बताया गया था कि जो भी एक्यूज पर्सन है फिजिकली सभी प्रेजेंस होंगे अक्रेंस प्लेस पे। यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी एक्यूज पर्सन फिजिकली प्रेजेंस हो अक्रेंस प्लेस। ये 5 इंग्रेडिएंट्स है। हमने कॉमन इंटेंशन में आप लोग को केस लॉ बताया था, बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्पेरर, AIR 9025 PC, प्रिवी काउंसिल। जज साहब का नाम था लॉर्ड समनर। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट लीडिंग केस है, लिख लो आप लोग, KC मैथ्यू। सेक्शन 149 कॉमन ऑब्जेक्ट पर जो लीडिंग केस है, KC मैथ्यू एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ त्रावणकोर, स्टेट ऑफ त्रावणकोर कोचिन, AIR 9053, सुप्रीम कोर्ट। देखो जरा बहुत ध्यान से, नए लोग पुराने लोग सब लोग सुनो, और जिसको भी समझ में नहीं आएगा इस केस को हमसे पूछ लेगा, ठीक है? इसीलिए हमने साउंड को एक्सपर्ट से पूछ के, क्यों नहीं साउंड आ रही थी अभी नहीं, इसीलिए क्लियर किया है, नहीं तो होता क्या दिक्कत होती है क्लास में। सुनो आप लोग ध्यान से। देखो KC मैथ्यू का केस क्या था कि ये कोचिन का केस है, वहाँ के एक गांव का केस है। वहाँ के एक व्यक्ति को पुलिस किसी मामले में गिरफ्तार कर ली दोपहर के समय। शाम होते होते पूरे गांव में ये बात फैल गई कि हमारे बीच का एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, अरेस्ट कर लिया। तो गांव में चौपाल होती है जहाँ पर लोग शाम को सुबह इकट्ठा होते हैं, आपस में बातचीत वगैरह करते हैं। तो शाम होते होते वहाँ पर सब लोग इकट्ठा हो गए, और उसी गांव का एक सब मेंबर था KC मैथ्यू, वो भी वहाँ पर आ गया। तो सभी जो लोग इकट्ठा हुए, जिसको कहा गया असेंबली, उसमें सैकड़ों लोग थे, 5 लोग नहीं थे, सैकड़ों लोग थे। उन लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम लोग चलते हैं पुलिस स्टेशन और अपने साथी को छुड़ा कर ले आते। सभी ने कहा हाँ हाँ हाँ। और जो भीड़ थी उसने अपने साथ डंडे, हथियार, मसाल ये सब ली, और वो भीड़ पुलिस स्टेशन पर गई, और थाने के जो स्टेशन इंचार्ज थे उन्होंने अरेस्ट पर्सन को छोड़ने से इनकार कर दिया। जब इनकार कर दिया तो KC मैथ्यू अपने घर वापस आ गए। इन द एब्सेंस ऑफ KC मैथ्यू की अनुपस्थिति में उस भीड़ ने थाने पर आग लगा दी और अपने साथी को छुड़ा लिया। मिडनाइट में पुलिस आई, KC मैथ्यू को अरेस्ट कर ली। तो आप लोग जिससे पूछेंगे वो आंसर देगा
क्वेश्चन ये उठता है, क्या केसी मैथ्यू ने कोई ऑफेंस किया है कि नहीं किया? पूजा प्रजापति जैसे पूछेगा वही बोलेगा। पूजा बताओ जल्दी से आप। केसी मैथ्यू ने केस समझ में आया कि नहीं? बिना समझे मत आंसर देना। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। अच्छा, और किसको नहीं समझ में आया केस? और किसको समझ में नहीं आया तब हम पूछे? पहले तो केस समझ जाओ ना तब पूछे। चारवी सर, केस हमें भी समझ नहीं में आ सर एक गया? बार रिपीट कर दीजिए। अच्छा ध्यान से सुनो, कर दीजिए सर। चलो ध्यान से सुनो, सब लोग सुनो। देखो ये केस है केसीओ मैथ्यू एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ त्रावणकोर कोचिन। ऐसा था, ये गांव का एक मैटर, रूरल एरिया का। वहाँ पे एक गांव के पर्सन को पुलिस अरेस्ट कर ली गई दोपहर के समय। शाम होते होते पूरे गांव में इस बात की चर्चा हो गई कि हमारे गांव के एक व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया। सभी लोग गांव की चौपाल, चौपाल मतलब पब्लिक प्लेस, वहां पर इकट्ठा हुए। उसमें केसी मैथ्यू भी गए। उस जो असेंबली थी, भीड़ थी, उसने ये डिसीजन लिया कि हमें चलना है और अपने साथी को छुड़ाना है पुलिस स्टेशन से। जो गांव के लोग थे, जिनकी संख्या सैकड़ों थी, उन लोगों ने अपने हाथ में डंडे, हथियार, आकी और मसाल वगैरह लिए थे। और जब ये असेंबली गई पुलिस स्टेशन पर, तो जो स्टेशन इंचार्ज थे पुलिस के, उन्होंने अरेस्ट पर्सन को छोड़ने से इनकार कर दिया। केसी मैथ्यू वापस आ गए। केसी मैथ्यू की अनुपस्थिति में, एब्सेंस में, उस भीड़ ने थाने पर आग लगा दिया और साथी को छुड़ा लिया। मिडनाइट में, अर्धरात्रि में पुलिस आई, केसी मैथ्यू को अरेस्ट कर लिया। यहाँ पे केवल ये हमको पहले डिसाइड करना है कि केसी मैथ्यू ने कोई ऑफेंस किया है कि नहीं किया। चलो पूजा बताओ। सर नहीं किया। नहीं किया है। चारवी? सर मैं डिसाइड नहीं कर पा रही। क्यों नहीं डिसाइड हो रहा है? इतना कोई टेक्निकल तो है नहीं भाई। गरिमा मिश्रा जी बताइए। सर नहीं किया, क्योंकि केसी मैच में तो थे ही नहीं जब हाँ, मतलब आग लगी थी। आज हमको 30 साल पूरा हो गया, 31वें वर्ष। एक भी स्टूडेंट ने आज तक सही आंसर नहीं बताया है शुरू में। स्टूडेंट इतना दयालु है, वो कहता है केसी मैथ्यू तो सर वापस आ गया, हमें को पढ़ाता है कि केसी मैथ्यू सर वापस आ गया थे। आप हमें ये बता दो, इतना तो एक कॉमन सेंस का छोटा सा बच्चा भी बता देगा, तो ये लीडिंग केस बना क्यों? चलिए अर्चना आप बताइए, केसी मैथ्यू ने कोई ऑफेंस किया है? हाँ जी सर, वो ऑफेंस किया क्योंकि वो अनलॉफुल असेंबली का मेंबर था और वो गया था तो हथियार वगैरह सारे चीज़ों के साथ ही, सैकड़ों से 5 से ज़्यादा सैकड़ों लोग थे तो साथ में थे। अच्छा पूजा आप ये बताओ हमें, आप जी सर। किसी अरेस्ट पर्सन को छुड़ाने का तरीका क्या है? अगर कोई पर्सन अरेस्ट हो गया है तो उसको जी सर। छुड़वाने का तरीका क्या है? सर विधिक रूप से ही उसको छुड़वा सकते हैं। तो वही तो विधिक पूछ रहे हैं, और बेल। क्या? बेल? बेल कहाँ होती है? बेल कहाँ होती है? सर कोर्ट में। कोर्ट में। थाने पर भी होती है, ऐसा नहीं है, थाने से भी बेल होती है। सेक्शन 436 सीआरपीसी पढ़ना, 436। अच्छा, तो पुलिस स्टेशन से भी बेल होती है और मजिस्ट्रेट से भी बेल होती है। तो बेल कराने का तरीका क्या है चारवी? बेल का प्रोसेस क्या है? डंडे, हथियार, मसाल लेके जाओगे कि एडवोकेट को लेके जाओगे? सर एडवोकेट को लेके जाना होता है, कुछ अमाउंट सबमिट करना होता है, हाँ। पेपर्स साइन होते हैं, उसके बाद बेल अच्छा, होती है। अब ये बताओ हमें कि जो वो असेंबली थी, वो अनलॉफुल थी कि लॉफुल थी, जिसका केसी मैथ्यू एक मेंबर था? अनलॉफुल। अनलॉफुल। पूजा समझ में आया? जी सर। गरिमा
मिश्रा जी जरा ध्यान दीजिए, ये बताइए कि वो असेंबली जो थी वो लॉफुल थी कि अनलॉफुल थी? अनलॉफुल थी सर। अनलॉफुल थी। देखिए इसी को जुडिशियल माइंड कहते हैं। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले ये बताया, अनलॉफुल असेंबली का मेंबर होना ही अपने आप में ऑफेंस। ये डिफेंस नहीं कि केसी मैथ्यू वापस आ गया। जितना पार्ट आपने ऑफेंस किया है उसका तो दंड आपको मिलेगा ना। ऐसे आप समझ में आ रहा है? जितना पार्ट आपने ऑफेंस यस किया सर। है उसका तो दंड मिलेगा कि उसका छूट मिलेगा। राजीव आपको समझ में आ रहा है? यस सर। केसी विजय आप बताइए, समझ में आ रहा है? यस सर। केसी मैथ्यू ने जितना पार्ट का ऑफेंस किया उतना दंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा सर। तो केसी मैथ्यू ने जितना पार्ट का ऑफेंस किया वो पार्ट ये है कि अनलॉफुल असेंबली का वो मेंबर है। अब थाने पे आग लगी, थाने पे क्या हुआ, इससे कोई मतलब नहीं। जितना आपने ऑफेंस में इन्वॉल्व थे उतने के लिए आपको दंड मिलेगा। मिस्टेक ऑफ लॉ छूट नहीं है। केसी मैथ्यू मेंबर इज द कॉमन गोल प्रोसिक्यूशन। हाँ, तो अब आज से ये आप लोग ध्यान रखना, पर्सनल लाइफ के लिए बता रहे हैं, लॉ से हटकर कभी भी किसी भी ऐसे असेंबली में शामिल मत होना। कहीं झगड़ा हो रहा है आप भी चले गए, चलो चलो हम भी चल रहे हैं, इसलिए इसको फोर्स करके बता रहे हैं। क्योंकि अभी आप लोग स्टूडेंट हो, यंग हो, पता चला किसी ने कहा जा चलो जरा से हाथ सेकना है, चले गए दो चार झापड़ मारने। इलाहाबाद में हॉस्टल खूब होता है, रोज दूसरे तीसरे दिन हॉस्टल के लड़कों से और दुकानदारों से होती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप केवल अनलॉफुल असेंबली के मेंबर, केसी मैथ्यू बोनाफाइड था, केसी मैथ्यू का कोई उद्देश्य गलत नहीं था, लेकिन वो इसलिए मारा गया कि आप अनलॉफुल असेंबली के मेंबर हो गए। केसी मैथ्यू देखो कितना अच्छा था, विड्रॉ कर लिया अपने को। जब थानेदार ने मना कर दिया कि मैं नहीं छोड़ू, विड्रॉ कर लिया। लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ छूट नहीं होती। लॉ क्या कहता है कि अनलॉफुल असेंबली का मेंबर होना ही अपने आप में ऑफेंस। सब लोग को समझ में आ गया? चलो। सर इसका पनिशमेंट तो पूरा मिलेगा ना इसको? हाँ, पूरा पनिशमेंट, ऑफेंस तो किया ही है। सर इसका पनिशमेंट क्या है सर? इसका अनलॉफुल असेंबली में जो शामिल हुआ है उसका 143 पनिशमेंट क्या? 143। चलो अब देखो, हम जो अब आगे आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं इसको बहुत ध्यान से आप लोग देखना। और पहले हमारी बात को सुन लेना, तब आप लोग को जो पूछना हो पूछना। क्योंकि देखो हमारे आईपीसी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, जो हम लोग अब आगे पढ़ने जा रहे हैं। ये आईपीसी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। देखो चैप्टर नंबर 3 है आईपीसी का। आईपीसी में टोटल 23 चैप्टर है, 23। उसमें से हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। देखो चैप्टर नंबर 3 का टाइटल है पनिशमेंट। पनिशमेंट का मतलब होता है दंड। जो हम लोग की आईपीसी है जिसका नाम है इंडियन पेनल कोड, इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति ऑफेंस करता है तो उसको पनिशमेंट दिया जाए, दंड दिया जाए। और देखो जो पनिशमेंट है दो तरह का, एक फिजिकली शरीर का, और दूसरा इकोनॉमिकली पैसे का। तो कोर्ट क्या करती है, या तो हम लोग को शरीर का दंड देती है, या तो हम लोग को पैसे का दंड देती है, या शरीर और पैसे दोनों का दंड देती है। जो हम लोग को फिजिकली पनिशमेंट मिलता है उसको हम लोग कहते हैं जेल, बोलचाल की भाषा में। हिंदी में कहते हैं कारावास, और लीगल लैंग्वेज में कहते हैं इम्प्रिजनमेंट। जो हम लोग से फाइन लिया जाता है, जुर्माना, ये हम लोग के ऊपर इकोनॉमिकल पनिशमेंट है, आर्थिक दंड। ठीक है। तो इसको सेक्शन 53 में लॉर्ड मैकाले ने 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। जब 1860 में लॉर्ड मैकाले ने हमारी आईपीसी को ड्राफ्ट किया था तो उन्होंने पनिशमेंट को 6 पार्ट में रखा था। और देखो इसको सीरियल वाइज याद रखना है, सिस्टमेटिक, उल्टे सीधे नहीं याद रखना है। पहला है डेथ सेंटेंस,
देखो डेथ मत बोला करो आप लोग, डेथ सेंटेंस बोला करो। पहला है डेथ सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं मृत्युदंड या फांसी, और इसको लीगल टर्मिनोलॉजी में हम लोग कहते हैं कैपिटल पनिशमेंट, सबसे बड़ा दंड। दूसरा है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उम्र कैद या आजीवन कारावास। तीसरा ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, इसको कहा जाता है काला पानी, आजीवन पर्यावसान। फोर्थ नंबर पर है इम्प्रिजनमेंट विच इज रेगरस और सिंपल, कठोर या सादा कारावास। फिफ्थ नंबर पर है फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का जब्तीकरण। और सिक्स नंबर पर है फाइन, जुर्माना या अर्थदंड। जरा मोहित 6 नंबर बोलिए पूरा 1 से 6। बड़ी आवाज आ रही है भाई। सर पहले पे है मृत्युदंड, हाँ दूसरे पे आजीवन कारावास, हाँ तीसरे पे सर आजीवन पर्यावसान जो निश्चित कर दिया गया है सर, हाँ ठीक और चौथे पर कारावास है जो सादा भी हो सकता है कठोर भी हो सकता है सर। ठीक। पांचवें पर सर संपत्ति का जब्तीकरण या संपहरण, हम्म, छठे पर सर जुर्माना या फाइन। आदित्य जरा इंग्लिश वर्जन बताओ। Sir, death sentence, imprisonment for life, transportation of life, imprisonment which is rigorous or simple, forfeiture of the property and fine. अच्छा सब लोग को 6 नाम क्लियर हो गए। अब जरा एक एक को ध्यान से सुनो। देखो, जो पहला है डेथ सेंटेंस। डेथ सेंटेंस का मतलब क्या होता है? डेथ सेंटेंस का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा एक्यूज पर्सन है जिसने ऐसा ऑफेंस किया है जिसको न तो जेल में रखना ठीक है, न तो बेल देना ठीक है। ये जेल में भी रहेगा तो वहां पर भी जेल को गंदा करेगा। तो ये कहा जाता है इसका एग्जिस्टेंस खत्म कर दो, इसका जो अस्तित्व है वो खत्म कर दो। इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक केस है बेचन सिंह वर्सेज स्टेट का। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रेयरेस्ट टू रेयर, रेयरेस्ट टू रेयर का मतलब होता है घृणित से घृणित, गंदा से गंदा इसने काम किया है तो इसको क्या करो, डेथ सेंटेंस दो। डेथ सेंटेंस का मतलब होता है कि उस व्यक्ति को टिल हैंगिंग डेथ, फांसी के फंदे पर तब तक लटकाओ जब तक ये मर न जाए। ये होता है कैपिटल पनिशमेंट सबसे बड़ा। ये 1860 से लेकर जब शुरू हुआ था 1860 में हमारी आईपीसी, और 2022 आज तक दिया जा रहा है। ये कभी बंद नहीं हुआ। देखो, दूसरा होता है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। इस पे बड़ा कंफ्यूजन आप लोग के दिमाग में रहता है अभी इसको लोग तरह तरह से इंटरप्रिटेट करते हैं। आज इसको सही रूप में जान लो। देखो, जो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं आजीवन कारावास, उर्दू में कहते हैं उम्र कैद। इसको लोग, कुछ लोग कहते हैं 14 वर्ष, कुछ लोग कहते हैं 20 वर्ष, कुछ लोग कहते हैं पूरे जीवन। इसका फंडा समझो, क्या इसका सत्यता क्या है। देखो, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का मीनिंग होता है कि जो रिमेनिंग पीरियड है, जितना बचा हुआ जीवन अब जेल में रहे। इसका टिक यहीं पे लगेगा एमसीक्यू में, और मैं इंटरव्यू में भी यही बोलना है। आजीवन कारावास का मतलब होता है कि जो जीवन बचा है अब इस व्यक्ति का, वो जेल में कटेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है फिर 14 ईयर और 20 ईयर का क्या मतलब है, इसको भी आप क्लियर कर लो। देखिए, जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाले पर्सन होते हैं
कभी कभी क्या होता है कि जो हमारी गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो रिपब्लिक डे पर और इंडिपेंडेंस डे पर, गणतंत्र दिवस पर और स्वतंत्रता दिवस पर कुछ कैदियों की रिहाई करता है, कुछ कैदियों को छोड़ता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसा आजीवन कारावास वाला कैदी जिसने 14 साल तक, 14 ईयर तक जेल में रहा है और जेल में रहने के साथ साथ जेल मैनुअल के सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया, जेल के सुपरिटेंडेंट के द्वारा जो उसका कैरेक्टर रोल लिखा जाता है कि जेल में किस प्रकार ये रहा है, वो रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया। तो कभी कभी क्या होता है, देखो पहली बात तो रेगुलर ये होता नहीं, तो कभी कभी क्या होता है कि सेक्शन 55 आईपीसी की, सेक्शन 55 में जो हमारी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, जिसको ब्रिटिश पीरियड में बोला जाता था क्राउन, महारानी, जब हम लोग स्वतंत्र हो गए तो इसको कहा गया सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया तो उसको कहा जाता है प्रेसिडेंट और गवर्नर, राष्ट्रपति, राज्य। तो ये कहा गया है कि जो हमारा दो नेशनल फेस्टिवल होता है, राष्ट्रीय पर्व, एक हम लोग का नेशनल फेस्टिवल होता है रिपब्लिक डे और दूसरा होता है हम लोगों का इंडिपेंडेंस। तो कभी कभी गवर्नमेंट ये डिसीजन लेती है कि कुछ कैदियों को जो 14 साल तक सही रूप में जेल में रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किए हैं, तो उनको उम्र कैद वालों को रिहा करो। लेकिन इसके पीछे याद रखिएगा, न तो हर साल ये होता है और न गवर्नमेंट इसको रेगुलर डिसीजन लेती, ओकेजनली, कभी कभी। और इसके साथ साथ जो जेल के सुपरिटेंडेंट होते हैं, उनको कहा गया कि आप ऐसे कैदी जो 14 साल तक रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए, उनके नाम को आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को भेजिए कि मेरे यहाँ 5 कैदी, 4 कैदी, 2 कैदी, 50 कैदी ऐसे हैं जो रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। तब ऐसे कंडीशन में 14 ईयर कंप्लीट वाले आजीवन कारावास वाले कैदी को रिहा कर दिया। लेकिन ये जनरल रूल्स नहीं है, ये जनरल रूल्स नहीं है। इसके बाद ये कहा जाता है 20 ईयर कब आता है। 20 ईयर कब आता है, किसको मालूम है, हमने पढ़ाया है। 20 साल का क्या रूल्स है? जब सर किसी ने सर 511 का अपराध किया है तो सर उसको आधा दंड मिलता है उसको। देखो, आजीवन कारावास का अगर किसी ने प्रयत्न किया है, प्रयास, अटेम्प्ट, तो ये ध्यान रखिएगा कि सेक्शन 500, अभी सुबह अर्चना पढ़ा रहे थे, सुबह याद है, आज सुबह की क्लास में आप लोग को पढ़ा रहे थे कि वो आधा हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर किसी ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट का अटेम्प्ट किया है, ऐसा ऑफेंस किया है जिसका पनिशमेंट है लाइफ इम्प्रिजनमेंट का हाफ, आधा। अब यहाँ क्वेश्चन ये होता है कि किसी का कितना जीवन बचा है, कि कैसे पता, उसका आधा कैसे होगा? इसके लिए रूल्स बना दिया है, और ये रूल्स बना है सेक्शन 57 आईपीसी में। इसमें ये रूल्स बना हुआ है कि अगर कोई इम्प्रिजनमेंट का अटेम्प्ट करता है तो उसका जो पनिशमेंट होगा 20 ईयर होगा। तो 3 बातों को ध्यान में रखो। पहला जनरल रूल्स है, जनरल रूल्स ये कहता है कि अगर किसी ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट का ऑफेंस किया है तो अब उसको पूरा का पूरा टाइम, जितना उसका जीवन बचा है, यानी वो मरेगा तो जेल में मरेगा। ये जनरल रूल्स है। इसके एक्सेप्शंस क्या क्या है? एक एक्सेप्शंस ये है कि अगर गवर्नमेंट ये डिसीजन लेती है कि हमें इस बार रिपब्लिक डे पर या हमें इस बार इंडिपेंडेंट डे पर कुछ कैदियों को छोड़ना है, अगर गवर्नमेंट डिसीजन लेती है तब, तो जो जेल सुपरिटेंडेंट होते हैं
उनसे कहती है कि आपके यहाँ जो 14 साल के ऊपर वाले कैदी हैं और जिन्होंने जेल मैनुअल, जेल के नियम का पालन किया, उनके नाम को भेजिए। तो जेल सुपरिटेंडेंट भेजता है। गवर्नमेंट माने या ना माने, गवर्नमेंट की डिस्क्रिशनरी पावर। तब ऐसे अगर गवर्नमेंट मान लेता ही है, ऐसे लोगों को 14 साल में छोड़ दिया जाए। और किसी ने अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट का अटेम्प्ट किया है और उसका मामला सेक्शन 511 आईपीसी में गया है, तो वहाँ पर चूंकि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का आधा का मतलब ये है कि कितना किसी का जीवन बचा ये नहीं मालूम, तो वहाँ पे ये कहा गया है कि 20 ईयर फिक्स कर दिया। ये इसका रूल्स है। देखो तीसरे नंबर पर आता है काला पानी, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ। देखिए ये पनिशमेंट ब्रिटिश काल में खूब दिया जाता था, और जो 1857 1857 का रिवोल्ट हुआ था, रिवोल्ट में जो हमारे लीडर थे बहादुर शाह जफर सेकंड, उनको रिवोल्ट के बाद पकड़ लिया गया और ले जाके काला पानी भेज दिया गया। और वो आज का जो यांगून है, उस समय इसका नाम था रंगून, वहीं पर मर गए। तो देखो ये कहा गया कि इसका ये जो पनिशमेंट होता था, उस एक्यूज पर्सन को किसी ऐसे आइलैंड पर छोड़ दिया जाता था, निर्जन टापू, ऐसा आइलैंड जहां पर ना कोई मानव रहता है, ना कोई खाने पीने की चीज है, छोड़ दिया जाता। वो या तो भूख प्यास से तड़प तड़प के मर जाता था, और या फिर कोई वाइल्ड एनिमल, जंगली जीव जंतु खा जाता था। तो जब 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा जब हमारा संविधान ग्रहण किया गया, तो इसमें यह देखा गया है कि आर्टिकल 21 है कॉन्स्टिट्यूशन की। आर्टिकल 21 का था लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कैदी को भी जीने का अधिकार है, जेल में बंद व्यक्ति को भी जीने का अधिकार है। तब ये वाला पनिशमेंट जो है वो आर्टिकल 21 को वायलेट कर रहा था, संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन कर रहा था। तो हमारी गवर्नमेंट ने कानून बनाया, कानून का नाम लिख लो, लॉ, क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल लॉ ब्रैकेट में रिमूवल ऑफ रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन, क्रिमिनल लॉ ब्रैकेट में रिमूवल ऑफ रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन ब्रैकेट बंद, एक्ट 1949। इस एक्ट के द्वारा सबसे पहले यह डिसीजन लिया गया कि अब किसी भी व्यक्ति को लाइफ ट्रांसपोर्टेशन का पनिशमेंट नहीं दिया जाए। पहला डिसीजन ये हुआ। रिमूवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, क्रिमिनल लॉ ब्रैकेट में लिखो रिमूवल ऑफ रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन, रेसिकल, रेसिकल RACIAL। देखो अच्छा एक तो ये डिसीजन लिया गया कि अब किसी को पनिशमेंट नहीं दिया जाए। ध्यान से समझते चलो, जैसे अभी हमारी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया ना, जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्या डिसीजन दिए कि अब एडल्ट्री ऑफेंस नहीं है, दिया ना सुप्रीम कोर्ट ने, अब खत्म हो गया एडल्ट्री ऑफेंस। तो समय समय पर हर चीज मिलता रहता। फिर इसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने 1955 में ये डिसीजन लिया कि जो FIR या जो केसेस पहले से रजिस्टर्ड है, किस मामले के, ट्रांसपोर्टेशन के, काला पानी वाले, पहले से, जैसे मान लीजिए अगर कोई एडल्ट्री का ऑफेंस 2018 के पहले का चल रहा है, तो अब चलेगा कि खत्म हो जाएगा?
अगर 2018 के पहले का खत्म हो जाएगा। 2018 के पहले का अगर कोई केस पेंडिंग है तो वो चलेगा कि खत्म हो जाएगा? राजीव रंजन, खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। मोहित, अर्चना, अर्चना आप ये बताइए कि 2008, मोहित बंद करिए, बंद करिए, बहुत साउंड आ रहा है। अर्चना आवाज आ रही है? नहीं आ रही है। कश्यप, आदित्य, खत्म हो जाएगा सर। आदित्य, चलेगा सर। चलिएगा, आज से जान चलता लो, रहेगा। चलेगा, चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? अब से ऑफेंस नहीं है ना, यानी 2018 के डिसीजन के बाद अब ऑफेंस नहीं। जिस डेट पे एक्यूज ने ऑफेंस किया था उस दिन वो ऑफेंस था कि नहीं था? था रेट्रोस्पेक्टिव। था ना? रेट्रोस्पेक्टिव। जिस डेट पर एक्यूज ने ऑफेंस किया था उस डेट पर एडल्ट्री ऑफेंस था कि नहीं था? कैसे खत्म हो हाँ जाएगा? सर। थोड़ा दिमाग को तेज करो आप लोग। सर 124 का जो मामला था तो उसमें उसमें मतलब एक्यूज्ड को क्यों छोड़ा जा रहा है? किस केस में? वो देशद्रोह का जो कानून था। हाँ, उसमें ये कहा जा रहा है ना कि फर्जी एफआईआर हो रही है, गलत हो रही है। लोग जो है जेलसी बस एफआईआर करा दे रहे हैं ताकि इसका कैरियर खराब हो जाए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी रोका है। अभी खत्म नहीं हुआ, कल सुप्रीम कोर्ट ने रोका है कि अब उसके एफआईआर भी मत करिए। तो ये ध्यान रखिएगा, कोई भी अगर डिसीजन होता है, कानून बनता है, तो वो आगे के डेट के लिए होता है, पीछे के डेट के लिए नहीं होता। तो क्वेश्चन ये होता है कि 1949 के पहले अगर कोई एफआईआर ऑलरेडी थी और उसका ट्रायल पेंडिंग है, और कौन सा? काला पानी का, तब क्या होगा? तब 1955 में हमारी गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया, कानून बनाया जजेस के लिए कि जो भी कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, अगर कोई जज साहब उसमें सजा देना चाहते हैं एक्यूज को, तो जो पनिशमेंट देंगे वो पनिशमेंट देंगे लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद। अगर किसी ने काला पानी का अपराध किया है, लाइफ ट्रांसपोर्टेशन का, तो अगर ट्रायल कोर्ट उसमें कन्विक्शन देना चाहता है एक्यूज को, तो जो सजा दे सकता है, मना नहीं है, लेकिन वो कहा गया कि उसका आप फॉर्म चेंज कर दो। अब उसको पनिशमेंट दोगे आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लिख लो 1955 में, टेक्स्ट बुक वगैरह में मिलता नहीं, बहुत दिक्कत होती है। अब देखो 4th नंबर पर है, जो ट्रायल कोर्ट होती है जब वो अपना डिसीजन देती है, किसी को सजा देती है, तो अपने ऑर्डर में ये लिख देती है कि जो इनको हम कन्विक्शन दे रहे हैं, 2 साल की जेल, 5 साल की जेल, 10 साल की जेल, ये सिंपल रहेगी कि रेगरस, कठोर रहेगा कि सादा? अगर कोर्ट ने लिख दिया है सिंपल, तो जेल में वहां उस पर्सन से, कन्विक्टेड पर्सन से काम नहीं लिया जाएगा। अगर लिख दिया गया है कि रेगरस, कठोर, काम लिया जाए, तो वहां काम लिया जाए। इसीलिए देखिए 1 महीने में, 2 महीने में बराबर डीएम, एसएसपी, डिस्ट्रिक्ट जज, सीजीएम सब जेल का मुआयना करने जाते हैं, इंस्पेक्शन करने। ऐसा तो नहीं है कि मैंने किसी को बोला हो कि ये सादा कारावास, यहाँ से काम लिया जा रहा हो, पूछा जाता है सर। अक्सर आप लोग सुनते हैं ना कि एसएसपी गए, डीआईजी गए, आईजी गए, डीएम गए, और जुडिशियल में जाते डिस्ट्रिक्ट जज और सीजीएम। 1 महीने में 1 चक्कर जरूर लगता है सब लोग। फिर इसके बाद आता है 4 फीचर ऑफ प्रॉपर्टी। देखो अगर कोई ऑफेंस करता है तो एक पनिशमेंट कहा गया, उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लो। जैसे सीआरपीसी जिसको पढ़ाई गई है
उसमें है अटैचमेंट कुर्की। अगर कोई ऑफेंस करके भाग रहा है, न तो कोर्ट के सामने सरेंडर कर रहा है और न तो पुलिस के द्वारा पकड़ा जा रहा है, तो ऐसा करो उसकी प्रॉपर्टी को कुर कर लो, अटैच कर लो। और लास्ट में है फाइन। कुछ ऐसे ऑफेंस होते हैं जिसमें केवल कोर्ट फाइन लगाती है, जैसे मोटर व्हीकल एक्ट। जो आप लोग 2 पहिया गाड़ी चलाते हो, 4 पहिया गाड़ी चलाते हो, 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स, उसका पनिशमेंट केवल और केवल होता है फाइन। देखिए, अगर कोर्ट ने किसी को जेल की सजा दी और फाइन दिया, और ध्यान से सुनिए, अगर कोर्ट ने किसी को जेल की सजा दिया और फाइन दिया, जेल तो चला गया, जेल को काट लिया, फाइन देने का नंबर आया तो बोला मेरे पास पैसे नहीं। फाइन देने का नंबर आया तो बोला मेरे पास पैसे नहीं। इसके रूल्स है, इसका रूल्स है, नियम है। रूल्स क्या कहता है? अगर किसी को जेल प्लस फाइन की सजा हुई है, अब वो जेल की सजा को तो पूरा कर लेता है लेकिन फाइन नहीं दे पाता, तो जिस सेक्शन में उसको पनिशमेंट हुआ है उस सेक्शन में जो जज ने पनिशमेंट दिया है वो नहीं, उस सेक्शन में जो पनिशमेंट बताया गया उसका 1/4 बढ़ा दिया जाए। फिर से सुनो, अगर किसी को जेल की भी सजा हुई है प्लस फाइन भी लगा है, तो जेल तो वो काट लेता है लेकिन फाइन की सजा को वो नहीं दे पाता। तो रूल्स क्या कहता है कि जिस सेक्शन में उसको पनिशमेंट दिया गया है उस सेक्शन में जो कोर्ट ने पनिशमेंट दिया है वो नहीं, उस सेक्शन में जितना एक्ट में पनिशमेंट दिया गया उसका 1/4 बढ़ जाए। कैसे? अगर किसी ने थेफ्ट किया, चोरी किया, और चोरी करने के बाद कोर्ट ने 2 साल की जेल और 1000 रुपया फाइन लगा दिया, 2 साल की जेल तो वो काट लिया। जब उससे कहा गया कि 1000 फाइन दो, तो उसने कहा तो मेरे पास तो पैसे नहीं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो पैसे नहीं दे रहा है उसके लिए क्या हो? तो उसके लिए कहा गया है कि जो एक्ट में थेफ्ट का पनिशमेंट है उसका 1/4 बढ़ जाएगा। जज साहब ने दिया है 2 साल की सजा, और 4वीं एक्ट में कितना है थेफ्ट का पनिशमेंट? 4वीं आवाज आ रही है? पूजा प्रजापति, चोरी का दंड 7 साल। 7 साल। करीमा बताइए, चोरी का दंड कितना है? विजय तिवारी, सर 6 माह से 3 इयर्स। राजीव, चोरी का दंड कितना है? 3 years सर। 3 इयर्स, 379 में। अब आप लोग ये बताओ कि जो 1000 रुपया वो फाइन नहीं दे पा रहा है तो कितनी सजा बढ़ेगी? 9 months। सब लोग बताइए। विजय तिवारी 9 बताइए। महीना सर, 9 महीना सर। 9 महीना। विजय आप बताइए। देखो इसको सीखो सब लोग। सर उसका जो एक्ट में पनिशमेंट दिया गया है, एक्ट में दिया गया 3 साल, 3 साल का 1/4 करो, 3 साल का मतलब 36 महीने, 36 महीने का 1/4 करो 9 मंथ्स, तो 2 साल के बाद उसकी 9 महीने सजा बढ़ जाए। यहाँ पे केवल गलती क्या कर, ये मेंस में आएगा, जुडिशरी में एपीओ के मेंस दोनों में आता है ये क्वेश्चन सॉल्व करने का। आपको ये समझना है कि ट्रायल कोर्ट के द्वारा दिए गए दंड से आपको कोई मतलब नहीं। ट्रायल कोर्ट ने क्या दंड दिया है जेल का, इससे कोई मतलब नहीं। जो सेक्शन में पनिशमेंट बताया गया है, जैसे चोरी का दंड है 379 में, ठीक है। तो ये जो बात अभी हमने आप लोगों को पढ़ाई ये आईपीसी के सेक्शन 65
अब ये आता है 67, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी सेक्शन है। अगर कोर्ट ने किसी को केवल फाइन से पनिशमेंट किया, केवल जुर्माने से, जेल का कोई मतलब नहीं है, केवल जुर्माने से, फाइन से, अब वो जुर्माना नहीं दे पाता, और वो जुर्माना नहीं दे पाता तो इसके 3 रूल्स हैं। रूल फर्स्ट, नियम फर्स्ट, अगर 50 रुपए तक का फाइन है, ऐसे व्यक्ति को फाइन न देने पे 2 महीने की जेल, रूल फर्स्ट। अगर फाइन 51 रुपीज से लेकर 100 रुपीज है और वो फाइन नहीं दे पाता तो उसे 4 महीने की जेल। अगर फाइन का अमाउंट 100 रुपए से ऊपर का है, चाहे 10,000 हो, चाहे 20,000 हो, चाहे 1 लाख हो, कुछ भी हो, और वो नहीं दे पाता तो 6 महीने की जेल। 50 रुपए तक 2 महीने की जेल, 51 रुपीज से लेकर 100 रुपीज तक 4 महीने की जेल, और अबव 100 रुपीज से 6 महीने की। और देखो ये जो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने की जेल होगी, ये होगा सिंपल इम्प्रिजनमेंट, सादा कारावास। नोट करके लिख लो कि फाइन न देने पर जो जेल की सजा होती है वो हर समय सिंपल इम्प्रिजनमेंट होती है, सादा कारावास। और जहां भी आप लोगों ने 1/4 वाली सजा लिखा था कि जेल और फाइन, तो वहां पर आप लिख लेना कि फाइन न देने पे सजा जो होगी, सेक्शन 65 में जरा आप लोग नोट कर लो कि अगर कोई जेल तो काट लेता है लेकिन फाइन नहीं दे पाता, तो जो उसकी जेल बढ़ेगी, जिस प्रकार उसको जेल हुई थी उसी प्रकार जेल रहेगी। अगर उसको सादा कारावास शुरू में मिला था, सिंपल इम्प्रिजनमेंट, तो फाइन न देने पर सिंपल बढ़ जाएगा। अगर रेगरस मिला है तो फाइन न देने पर रेगरस हो जाएगा। सर, सादा और कठोर का निर्णय कैसे होता है न्यायालय? ये कोर्ट करता है अपराध की प्रकृति को देखकर, उस व्यक्ति ने किस प्रकार का अपराध किया। इसका कोई रूल्स नहीं है, नहीं, लॉ ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, उसकी विवेका दे सकती है। अब देखिए सेक्शन 73, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, एकांत परिरोध। देखिए जब कभी कोई व्यक्ति कठोर कारावास पाता है, रेगरस, तो उसे कुछ दिनों के लिए एकांत में रखा जाता है, काल कोठरी में। इसके देखिए रूल्स क्या है, इसको 2 कॉलम बनाइए पेज में, एक तरफ लिखिए कठोर कारावास और दूसरे तरफ लिखिए एकांत परिरोध। एक तरफ लिखिए रेगरस इम्प्रिजनमेंट, कठोर कारावास, और दूसरे तरफ लिखिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, एकांत परिरोध। देखिए अगर किसी को 6 महीने तक की कठोर कारावास मिला है, रेगरस मिला है, तो इस 6 महीने में 1 महीने वो रहेगा सॉलिटरी, एकांत में। अगर किसी को 1 साल तक की कठोर कारावास मिला है तो वो 2 महीने तक रहेगा सॉलिटरी। किसी को 1 साल से ऊपर का कठोर कारावास मिला है तो वो 3 महीने तक रहेगा सॉलिटरी। देखिए ये जो एकांत होता है इसको तय करते हैं जेल के ऑफिसर। जैसे अगर उनके पास कुछ ऐसा कोई कन्विक्टेड पर्सन आया जिसको कि कोर्ट ने 6 महीने का कठोर कारावास सुनाया, तो 6 महीने का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा 5+1, ध्यान से सुनो, 6 महीने का डिस्ट्रीब्यूशन होगा 5+1 मैथमेटिकल फॉर्म में। 5 महीने वो रहेगा आम कैदी के साथ,
और 1 महीना रहेगा वो एकांत में। ये डिस्ट्रीब्यूशन है। ये कहा गया किसी को इकट्ठा 1 महीने तक मत रखो एकांत में, ये तो मर जाएगा घुट घुट के। इसका तरीका ये बनाया गया कि देखो, अगर मान लो 6 महीने के लिए कोई आपके पास कैदी आया है, 6 महीने का मतलब होता है क्या, लगभग 180 दिन। इसको इंटरव्यू में ऐसे समझाना पड़ेगा, तब आपको सेलेक्ट किया जाएगा, खासकर एपीओ में। ये 6 महीना कितना हुआ, अप्रॉक्स 180 डेज। तो 180 डेज में 30 डेज इसको रखना है सॉलिटरी, यही तो हुआ ना। तो जो जेल ऑफिसर होते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे उसको 5 दिन उन्होंने रखा सॉलिटरी में, 4 दिन रखा सॉलिटरी में, फिर उसको क्या किए 1 हफ्ते के लिए आम कैदी के साथ, फिर 4-5 दिन के लिए फिर सॉलिटरी में रखे, फिर उसको 1 हफ्ते 10 दिन के लिए आम कैदी के साथ। ऐसे तालमेल वो लोग भिड़ाते ताकि वो व्यक्ति एकांत में मरने ना पाए। और इस पे जो सेक्शन 74 है वो कहता है एक बार में अधिक से अधिक कितने दिन तक रखा जाए किसी को, 14 दिन सर। 14 दिन। कभी भी किसी भी कन्विक्टेड पर्सन को एक बार में 14 डे से ज्यादा नहीं रखा जाएगा। कहाँ, एकांत में। ये मैक्सिमम है, मिनिमम 1 दिन रखो, 2 दिन रखो, 3 दिन रखो। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि एकांत में क्यों रखा जाता है, सॉलिटरी में क्यों रखा जाता है? सुधार करने के लिए, रिफॉर्म करने के, प्रायश्चित करने के। जैसे आप लोग अपना कुछ प्रायश्चित करना चाहते हो, कोई गड़बड़ अड़बड़ किए हो आप लोग, सब लोग सही हो। अगर आप लोग अपना कन्फेशन करना चाहते हो तो हम तरीका बता दे रहे हैं, आज कर लेना। और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो लाइफ में गड़बड़ नहीं करता। मानव का मतलब होता है गलती करना। केवल एक लोग गलती नहीं करते जो आपको दिखाई नहीं पड़ते, ऊपर बैठे हैं कहीं पर। मानव है तो गलती होना क्या है, नेचुरल है। तो भी चाहे कोई गलती हुई अभी जीवन में, यस सर, बहुत सारी गलतियां हुई हैं। हाँ, अगर गलती ना होती तभी तक मजिस्ट्रेट हो गए होते। सबसे बड़ी गलती तो यही हुई, यस सर। पढ़ाई यस लिखाई में सर। कम गया ध्यान। तो देखो, कन्फेशन करने का तरीका ये हर स्टूडेंट को करना चाहिए। इससे हम लोग की लाइफ में रिफॉर्म होते हैं, हम लोग की पर्सनालिटी निखरती है। देखो, जब आप, पुराने लोग को सबको पता है, नए लोग को केवल बता रहे हैं। देखो, जब आप आज के दिन आज ही कर लेना इसको, और कोई जादू टोना नहीं है कि सर बता रहे कि उसको। देखो, जब आप पढ़ाई लिखाई सब कर लो, अभी रात में खाना पीना सब खा पी लो, आपको ये लगे कि अब हमें केवल सोना है, तो जब आप अपने बेड पर लेटना है तो ज़्यादा नहीं 2 मिनट 4 मिनट आप अपनी आँख को बंद करना और ये सोचना कि आज सुबह मैं कब उठा, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, और ये जो मैं लेटा हूँ 10 बज रहा है, 11 बज रहा है रात में, आज दिन में हमने क्या क्या किया, कितना अच्छा कितना खराब, कितना हमने समय खराब किया, कितना हमने स्टडी किया। इसका आंसर आपको मिल जाएगा। आपके 24 घंटे का वैल्यूएशन जो आप करोगे, मूल्यांकन करोगे, इसका आंसर मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? बोलिए। यस सर, मिल गया। तो कौन देगा ये आंसर? सेल्फ। पूजा, ये आंसर कौन देगा? पड़ोसी देगा कि मदर फादर देगा, कौन देगा? हमारे अंदर बैठा हुआ, कोई बंद करिए, आज आपका डिस्टर्ब बहुत कर। हमारे अंदर जो, जिसको आप धार्मिक दृष्टि से कुछ भी कह सकते हो, आत्मा कह सकते हो, ईश्वर कह सकते हो, प्रभु कह सकते हो, गॉड कह सकते हो, वो आपको आ सकता। अच्छा, हम लोग जब कोई गलत काम करते हैं तो हमको मालूम चल जाता है ना ये गलत है, जी सर। तो रोकता है।
अगर आप किसी को गंदा बोल देते हो, किसी को कुछ कह देते हो, तो आपको सच में बहुत कष्ट होता है। आपने उसको ज़रूर कष्ट पहुंचा, लेकिन आपको भी कष्ट होता है, हमने क्यों बोल दिया। तो जैसे एक दिन आप अपना मूल्यांकन किए, ऐसे 14 दिन उसको रख दिया गया एकांत में। तो जब काल कोठरी में रहेगा तो वो दिन भर क्या सोचेगा, मैंने क्यों ऐसा काम किया कि मुझे आज जेल आना पड़ा। तो धीरे 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 उसके अंदर रिफॉर्म हो जाएगा, और जब रिफॉर्म हो जाएगा तो फिर वो सोसाइटी में आके ठीक से रहेगा। इसीलिए रखा गया है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। आप लोग से इंटरव्यू पूछा जाता है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्यों दिया जाता है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इसलिए दिया जाता है जिसको कहते हैं प्रायश्चित करना, अपने द्वारा किए गए ऑफेंस का कन्फेशन करना। एविडेंस एक्ट में कहा गया कन्फेशन, संस्कृति। हिंदू धर्मशास्त्र में कहा गया प्रायश्चित। ठीक है, ये इसलिए कैदी को रखा जाए। सबको समझ में आ गया आज की चीज? रिकॉर्डेड अभी रहेगी, इसको 2-2 बार आप लोग जरूर देख डालना, कम से कम नोट्स को सामने रख कर देखना। इसमें देखो कुछ मैथमेटिकल चीज़ें हैं, जैसे हमने बताया आप लोग को। मैथमेटिकल चीज़ क्या है? पहला तो 65 सेक्शन है। अगर किसी को जेल प्लस फाइन हुआ है और वो फाइन नहीं दे पाता, तो जिस सेक्शन में उसको पनिशमेंट दिया गया उस सेक्शन में जितना पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड है दिया गया है, जज ने दिया है वो नहीं, जो एक्ट में प्रिस्क्राइब है उसका 1/4 बढ़ जाएगा। क्वेश्चन ये होता है जो 1/4 बढ़ेगा ये सिंपल होगा कि रेगुलर होगा। तो जिस तरह का कोर्ट ने उसको सजा पहले दिया था जेल वाली, उसी नेचर में बढ़ जाएगा आगे। अगर ट्रायल कोर्ट ने उसको रेगुलर दिया था तो 1/4 बढ़ेगा रेगुलर। अगर ट्रायल कोर्ट ने उसको सिंपल दिया था तो जो 1/4 बढ़ेगा वो सिंपल बढ़ेगा। एक तो ये याद रखें। दूसरा ये कि अगर मान लीजिए किसी को केवल फाइन से पनिशमेंट दिया गया है, वो फाइन नहीं दे पाता, तब उसके रूल्स है 50 रुपीज़ तक के लिए 2 महीने, 51 से लेके 100 के लिए 4 महीने, और एबव 100 रुपीज़ के लिए 6 महीने। यहाँ पर 2, 4, 6 जो होगा वो सिंपल। फिर इसके बाद आता है सेक्शन जो अभी हम आप लोगों ने 73 पढ़ा। अगर किसी को रेगुलर पनिशमेंट दिया गया है तो रेगुलर वाले को रखा जाएगा सॉलिटरी। 6 महीने वाले रेगुलर को 1 महीने सॉलिटरी में, 1 साल वाले रेगुलर को 2 महीने सॉलिटरी में, एबव 1 ईयर वाले रेगुलर को 3 महीने सॉलिटरी। और इसका सेक्शन 74 कहता है कि जो सॉलिटरी दिया जाए वो सॉलिटरी एक बार में मैक्सिमम दिया जाए 14 डे, 14 डे से ज़्यादा न दिए। अब सब लोग ऑनेस्टी से देखो, हमने 3-3 बार पढ़ा दिया, रिकॉर्डेड वीडियो है, अभी PDF भी सेंड करेंगे। आप लोग आज सारे काम छोड़ के इसको कंप्लीट कर लो। फ्री में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, अभी से बता दे रहे, मेंस में आएगा लिखने के। और जब CRPC पढ़ोगे आप लोग सेक्शन 28, CRPC की सेक्शन 28 क्या है आदित्य? मोहित, पावर ऑफ जजेस, पावर ऑफ जजेस, कौन से जजेस की? सर सत्र न्यायालय, सेशन हाई कोर्ट। तो वहां पे लिखा है कि सेशन जज वो दंड दे सकता है जो लॉ द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है। LLM कर लेते हैं, PhD कर लेते हैं, टीचिंग कर लेते हैं, नहीं बता पाते कि लॉ ने क्या प्रिस्क्राइब किया है पनिशमेंट। लॉ ने प्रिस्क्राइब किया सेक्शन 53 IPC। CRPC की सेक्शन 28 को को रिलेट करोगे IPC के सेक्शन 53, तब आपको समझ में आएगा हाई कोर्ट क्या दंड दे सकता है, लॉ द्वारा प्रिस्क्राइब। तो लॉ ने क्या प्रिस्क्राइब किया है पनिशमेंट? IPC के सेक्शन 53। इसको कहते हैं को रिलेट करके पढ़। 1 साल कड़ी मेहनत कर लो जिस दिन सर से जुड़े हो, देखो नॉलेज बढ़ जाएगी। अब आप लोग अपने GK को स्ट्रांग कर लो। हमको बहुत डर लगता है आप लोग से GK की वजह से,
क्योंकि जीके की वजह से ही जो है रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं आया। जीके स्ट्रांग करो, लॉ तो और आप लोग का स्ट्रांग हो जाए। ठीक है। और कल जो आप लोग को पढ़ाया जाएगा वो जनरल एक्सेप्शन 76 से लेके 100, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ क्या है भाई, किसको क्या पूछ रहे हैं? सर 71 सेक्शन को एक्सप्लेन कर सर। 71। अच्छा, और किसकी क्या प्रॉब्लम है? सर जैसे आप बताएं कि स्टेट छूटता है मतलब 14 ईयर्स में, तो सर ये बिल्किस बानो वाले केस में क्या कॉन्ट्रडिक्शन क्यों चल रहा है? क्या चीज, किस वाले केस में? सर बिल्किस बानो वाले केस में क्या कॉन्ट्रडिक्शन क्यों चल रहा है? क्या कंट्राडिक्शन? सर जो स्टेट गवर्नमेंट, गुजरात की स्टेट गवर्नमेंट छोड़ दी है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। देखो ऐसा है ना, अगर ड्यूरिंग ट्रायल में किसी को छोड़ने का अधिकार स्टेट को नहीं है जब तक कि ट्रायल कोर्ट परमिशन न दे। ट्रायल कोर्ट कहती है कि मेरे यहाँ अभी पेंडिंग है, वो आप छोड़ रहे हो, हम कन्विक्शन दे दे तो आप छोड़ दो, ड्यूरिंग पेंडेंसी आप न छोड़ो। ड्यूरिंग पेंडेंसी के मैटर पर अगर कोर्ट में कोई मैटर पेंडिंग है और वो चल रहा है तो वो जब डिसाइड हो जाए तब, देखो कोर्ट को ये, स्टेट को ये कहा गया है कि अगर किसी को पार्डन देना है, क्षमादान, तो पार्डन कब दोगे? पहले तो कन्विक्शन सामने आए ना। मान लीजिए ट्रायल कोर्ट एक्विटल कर देता, तो इसीलिए कहा गया है कि पार्डन तभी अप्लाई होगा जबकि कोर्ट अपना सेंटेंस सुना। जब तक कोर्ट अपना सेंटेंस नहीं सुनाता है तब तक वो जो होता है उस पर स्टेट को पावर नहीं। ठीक है। हाँ देखिए, नवीन जी 71 कहता है कि कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि। अगर मान लीजिए कोई एक्यूज पर्सन है, कोई ऐसा अभियुक्त व्यक्ति है, एक्यूज पर्सन है, जिसको कई प्रकार के दंड से दंडित किया जाता है, उसने 3-4 तरह का अपराध किया है। एक में कोर्ट ने कहा 2 साल का कारावास, तीसरे में कोर्ट ने कहा 7 वर्ष का कारावास, तीसरे केस में कोर्ट ने कहा कि 10 वर्ष का। तो अगर कई अपराधों से मिलकर अपराध के लिए दंड की अवधि, 3 प्रकार का कोर्ट ने दंड दिया। एक मामले में 2 वर्ष, दूसरे मामले में 3 वर्ष, चौथे मामले में 7 वर्ष, ऐसे। तो क्वेश्चन होता है कि पहले 2 वर्ष दिया जाए, जब पूरा हो जाए फिर 3 वर्ष वाला दिया जाए, जब वो पूरा हो जाए तब 7 वर्ष वाला दिया जाए, ऐसा। क्यों पूजा, सर की हिला रही हो? क्या सर किया फिर, क्या किया? सर 10 वर्ष वाला। जो सबसे बड़ा दंड है वो दे दीजिए, उसी में सारे दंड अपने आप हो जाए। ये जान लो, अगर कोर्ट ने छोटे छोटे कई दंड दिए हैं तो उसमें से जो सबसे बड़ा है उसी का क्रियान्वयन होगा और वो ऑटोमेटिक छोटे वाले सब उसमें आ जाएंगे, ये इसका मतलब है। ठीक है, चलिए।